ओके माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। पहले आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि कुछ टेक्निकल आई वाज माई सेल्फ वेटिंग हेयर और पिछले 15 मिनट से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण क्लास नहीं चल पा रहा था और हम लोग 15 मिनट लेट हो गए। सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि बहुत कीमती टाइम है। 1 आवर 20 मिनट्स का हमारा टाइम मिलता है और हम उस टाइम को यूटिलाइज करते हैं, तो 15 मिनट हमारा चला गया। चलिए कोई बात नहीं, जो हमारे पास उपलब्ध टाइम है उसको हम लोग रचनात्मक उपयोग करने का प्रयास करते हैं। देखिए, अब हम इसको ऐसे स्टार्ट करते हैं कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप केवल औद्योगिक क्रांति नहीं पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो पार्ट 3। और पार्ट 3 में हमने 4 सब टॉपिक रखे हुए हैं। एक सब टॉपिक हमारा है औद्योगिक क्रांति, जो आज हो जाएगा, अभी हो जाएगा। और फिर दूसरा सब टॉपिक होगा समाजवाद और मार्क्सवाद। तीसरा सब टॉपिक साम्राज्यवाद और चौथा सब टॉपिक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध। ये 4 हैं। और आप लोगों को जो मैंने एक प्रशिक्षण दिया है, आप लोग तो काफी समझदार हैं। अकेले सोशल साइंस में अकेले टॉपिक का कोई महत्व नहीं है। जैसे आप अकेला फ्रांस की क्रांति पढ़ते हो, या आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री में या कोई भी विषय में जो सोशल साइंस का विषय उसमें अकेला टॉपिक पढ़ोगे तो आपको याद करना पड़ेगा। और यूपीएससी में जितना बड़ा पाठ्यक्रम या स्टेट सर्विसेज में भी जितना बड़ा पाठ्यक्रम आपको कवर करना पड़ता है, उसमें याद करके चीजों को नहीं रखी जा सकती है। उसमें सहज उपाय यही होता है कि हमारे दिमाग में काम लायक चीजें रहे कि एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है उसको हम अनुमान नहीं कर सकते, लेकिन हमारी क्षमता ऐसी होनी चाहिए कि प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो या मेंस का पेपर हो, मैं उतना पेपर कर दूं कि बाकी बच्चों से आगे होकर हमारा सिलेक्शन हो जाए। यही हमारा टारगेट होना चाहिए, यही रियलिस्टिक अप्रोच भी है। तो इसलिए हम जब आपको पढ़ाते हैं तो कभी सिंगल वन टॉपिक को नहीं लेते हैं, बल्कि इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेते हैं। आप लोग मेरे इस मेथड को समझ रहे होगे और इस मेथड को जितना जल्दी अपना लोगे उतना आपको फायदा हो जाएगा। जैसे वर्टिकल भी पढ़ना है, लेकिन वर्टिकल जनरल स्टडीज में से केवल हॉरिजेंटल अगर आपकी समझ हो उससे भी आपका काम चल जाएगा। तो खैर चलिए औद्योगिक क्रांति में फिनिश करता हूं। उससे पहले मैं आपको पहले एक क्वेश्चन दिया था कल, और वो क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा। मिस्टर अंकुर, वेयर इज क्वेश्चन? हाँ, ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटिश समाज एवं संस्कृति को बदल दिया, इस कथन पर टिप्पणी। ये तो स्ट्रेट क्वेश्चन है। और ब्रिटिश समाज और संस्कृति को बदल दिया, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। इसको आप लोगों ने डील किया है, इस क्वेश्चन को कवर किया है आप लोगों ने? बताइए। ट्राई किया है। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो अब कहोगे भाई इसको स्टार्ट कैसे करूं? तो क्वेश्चन तो हाइपोथेटिकल है। जैसे जैसे आपकी समझदारी बढ़ती जाएगी आप खुद ही स्टार्ट करते जाओगे। अब जैसे इसको हम सिर्फ सिंपल ऐसे स्टार्ट कर देते हैं। आप ही सोचो कि औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को ही नहीं बदला, बल्कि ब्रिटिश समाज एवं संस्कृति को भी परिवर्तित कर दिया। अब ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया।
बहुत आसान। एक तरफ जहां इसने समाज एवं संस्कृति में गतिशीलता लाई, समाज एवं संस्कृति में गतिशीलता लाई, वहीं दूसरी तरफ कुछ नवीन चुनौतियों को भी जन्म दिया, नवीन चुनौतियों को भी जन्म दिया। अब ये हो गया आपका थीसिस लाइन। अब समझ सकते हो कि गतिशीलता एक पहलू है और नवीन चुनौतियों को जन्म दिया दूसरा पहलू है। जैसे देखिए, आप आज करिए, 15 डेज के बाद करिए, 20 डेज के बाद करिए, लेकिन मेरी बात को आप गांठ बांध लीजिए। जब आपका नॉलेज जब सूचना से समझ पर आ जाएगी तो बड़ी आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। लेकिन अभी आपके लिए मुश्किल है थोड़ा सा। क्या मुश्किल है? मैं आपकी स्थिति को भली भांति समझ सकता हूं। अभी क्या है कि देखो, जैसे आप देखते हो कि मैं चुटपुट लिख देता हूं, तो आपको लगता होगा सर इतना चुटपुट लिख देते हैं, भाई हम लोग नहीं लिख पाते। नहीं, मन में ऐसा मत लाओ। तुम लोग अभी सिर्फ कुतर रहे हो, कुतरने के बाद चबाओगे, और चबाने के बाद बौद्धिक जुगाली करोगे, और बौद्धिक जुगाली करोगे तो फिर तुम्हारी समझ विकसित होगी, और तब क्वेश्चन को पढ़ोगे और अपनी एक भाषा डेवलप करनी होगी। कल मैंने सजेस्ट किया है कि आप लोग एक कॉपी परचेज करके उस पर लिख देंगे शब्दकोश और मुहावरे, और जो नए शब्द और नए मुहावरे आएंगे उसको उस कॉपी में नोट डाउन करेंगे। पहले आप बताइए कि आप लोगों ने अभी तक मेरे इस सलाह को माना है, उस सलाह का पालन किया है कि नहीं किया है। अंकुर, हमें इन्फॉर्म करिए इन लोगों के रिस्पॉन्स से कि हमारी सलाह को इन्होंने मानी है कि नहीं मानी। मानी है ना? गुड। अब उसको आप लोग पालन करिए, धीरे धीरे शब्द को उसको भरिए। तो जैसे उसके बाद जब आपकी एक अपनी निजी भाषा हो जाएगी, जो आप अपने भावों को व्यक्त कर सकोगे, वो निजी भाषा तो आवश्यक होगी। ये ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट नहीं, ये सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है, जिसमें आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। और अगर आपके पास अपनी एक समुचित भाषा नहीं है तो कैसे लिख पाओगे? एक समुचित भाषा का मतलब अलंकृत भाषा नहीं, लेकिन सामान्यतः। अब इतना आपने कर दिया। अब तो यहां पर आपने अपने थीसिस में 2 वादा किया है। एक है कि गतिशीलता लाई, मतलब अच्छा भी किया और बुरा भी किया, और चुनौतियां भी लाई। तो आप पैराग्राफ चेंज करोगे और समाज पर प्रभाव, या आप पॉइंट भी कर लो समाज पर प्रभाव, और फिर आप डैश दे देते हैं। तो पहले आप बताएंगे कि नए सामाजिक वर्ग अस्तित्व में आए। एक तरफ जहां मध्य वर्ग की शक्ति पहले से बढ़ गई, मध्य वर्ग की शक्ति पहले की तुलना के द्वारा आगे के परिवर्तनों को प्रोत्साहन दिया गया है। लेकिन चुनौती यह थी कि सामाजिक विषमता बढ़ी, और विशेषकर औद्योगिक क्रांति के कारण मजदूरों की दशा खराब हुई। उन्हें अस्वास्थ्यकर स्थिति में रहना पड़ता था। और फिर वही थोड़ा बहुत उनके नकारात्मक पक्ष को लिख दीजिए, जिसमें जो नगरों में उनको कितने अस्वास्थ्यकर स्थिति में काम करना पड़ता था, उनके जीवन प्रत्याशा भी कम। उसी प्रकार संस्कृति में लिखो, एक तरफ औद्योगिक क्रांति ने नगरीय संस्कृति को प्रोत्साहन दिया और नए नगर स्थापित हुए, और लोगों के नगरीय जीवन ने समाज में नई प्रकार की गतिशीलता डाली। लेकिन दूसरी तरफ गांव उजड़ रहे थे। और फिर वही रोमांटिक पोएट चार्ल्स डिकेंस ये सब का उदाहरण देकर समाप्त कर दीजिए, हो गया। तो जैसे क्वेश्चन मिलेगा, आपकी खुद की समझ होगी, अपनी भाषा में लिख डालिए। और आप लोगों का माइंड अभी काफी स्ट्रांग है, आप लोगों की मेमोरी काफी अच्छी है। आप लोग जो करेंगे वो कोई नहीं कर सकता है, केवल अपने आप में कॉन्फिडेंस लाने की आवश्यकता है। आप लोगों के पास इमेंस पावर है, मेंटल पावर। आप
जैसे आपका दिमाग कंप्यूटर हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको जैसे नियमित अगर आप इंटीग्रेटेड करके और तथ्यों को, तो बहुत सारे तथ्य आपको स्वाभाविक याद हो जाएंगे। अभी तो आपका यंग एज है, अभी तो आप जितनी चीजें याद रखना चाहोगे उतनी हो जाएगी, लेकिन अगर तरीका के हिसाब से चीजों को आप साथ करते हो। तो चलिए, ये हुआ। तो हम लोगों औद्योगिक क्रांति कवर कर रहे थे। तो पहले तो ब्रिटेन के बारे में मैंने बताया, फिर मैंने बताया कि वो औद्योगिक क्रांति कैसे वहां से संयुक्त अमेरिका में गई, जापान जर्मनी में गई, रूस में गई। अब हमें दिखाना है थोड़ा जापान। वो जापान का थोड़ा मानचित्र अब नहीं लाए। देखो, मानचित्र पर आप लोग जापान को देख लेना, मेरे मानचित्र में उसका स्पेशल लाना था। देखो, अब पूर्वी एशिया में अगर मान लो चाइना इतना विशाल काय दिखेगा, तो इसके बगल में जापान आपको इतना छोटा दिखेगा, इतना छोटा। यह है जापान। और ये जापान कैसे एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा, इसकी कहानी है इसके जापान का औद्योगिकरण। तो मैं आपको बताऊं कि जापान औद्योगिकरण की दिशा में क्यों गया, उसकी कहानी बता रहा हूं। आप लोग मेरी कहानी थोड़ा मेंटली अलर्ट होकर सुनना, बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि आज जो आप जापान को देखते हो तो लगता है कि जापान बेचारा बहुत इनऑफेंसिव है, बहुत जापानी लोग बहुत सहनशील हैं, उनको चाइनीज लोग सता रहे हैं, जापानी लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं। हम जापानी लोगों को बुरे नहीं कहते हैं, लेकिन जापान ने जो उत्पात मचाया है इतिहास में, और खासकर आपको आश्चर्य होगा कि चीन जापान के हाथों जितना पीटा गया है, आप उसकी परिकल्पना नहीं कर सकते। जापान के हाथों चीन कितना पीटा जा चुका है, मतलब इतना तक कि जापान की धाक चीन पर इतनी है कि आज भी जब जापान अपनी सैनिक तैयारी शुरू करता है तो चीन थर्रा जाता है। चीन थर्रा जाता है जापान की सैनिक तैयारी से, क्योंकि जो जापान है वो अपने आप में बहुत उस समय चाइना को बहुत सता चुका था, वो पुरानी धाक है। अब देखो, कहानी जापान की ऐसे है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से उसकी कहानी शुरू होती है। जैसे ग्लोब पर जाओगे तो अटलांटिक के ग्लोब पर आपने देखा होगा, ग्लोब तो गोल होता है पृथ्वी की तरह। तो आप यूरोप से जब संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ अटलांटिक महासागर पार करके जाते हो, तो यूरोप के पश्चिम में संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूरब में अटलांटिक महासागर है, और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर है। तो अब होता ऐसे है कि जब आपको याद होगा कि जिस समय यूरोपीय शक्तियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के मामले में हस्तक्षेप करने, अमेरिकी महाद्वीप यानी लैटिन अमेरिका के मामले में हस्तक्षेप करने का प्रयत्न किया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रेसिडेंट मुनरो ने कैसा दहाड़ा था, आपको याद होगा कि कितनी बड़ी चेतावनी दी थी कि खबरदार, लैटिन अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका का गलियारा है, और उसमें अगर कोई बाहरी शक्ति हस्तक्षेप करता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप होगा। ओके, अब क्या है कि जाहिर है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को पूरब की तरफ नहीं देखना था, क्योंकि एक तरह से उसने यूरोपीय देशों के साथ डील कर लिया था कि हम अटलांटिक के उस पार नहीं देखेंगे और आप लोग अटलांटिक के इस पार नहीं देखना। तो दोनों में डील था। लेकिन अब संयुक्त राज्य अमेरिका में जब औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, तो उसको भी साम्राज्य चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि औद्योगिक क्रांति की स्वाभाविक उपज होती है साम्राज्यवाद। क्यों? क्योंकि जब औद्योगिक क्रांति होती है तो औद्योगिक क्रांति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बाजार चाहिए होता है, तो साम्राज्य चाहिए होता है। तो जब संयुक्त राज्य अमेरिका जब ब्रिटेन से भी आगे बढ़ गया औद्योगिकरण में, और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास भी एक मजबूत एक औद्योगिक ढांचा बन गया, तो उसको भी बाजार की आवश्यकता थी। और वो अटलांटिक के इधर तो जा नहीं सकता था, तो प्रशांत महासागर के संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने पश्चिम में प्रशांत महासागर में विस्तार करना शुरू किया। उसी में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रशांत महासागर के कुछ द्वीपों पर कब्जा करना चाहता था और कुछ भूभाग पर कब्जा करना चाहता था, और सैनिक अड्डा भी बनाना चाहता था प्रशांत महासागर में। तो उसी में एक अमेरिकी सैनिक जनरल था, उसका नाम था कमोडोर पेरी।
वह कुछ एक नौसैनिक अधिकारी था और उसने कुछ नौसैनिक जहाज के साथ जो फुल्ली वेपनाइज थे, मतलब पूरे हथियार बंद था वो जहाज, उसे लेकर वो प्रशांत महासागर की ओर बढ़ा। मतलब जगह देखने के लिए कौन सा जगह सूटेबल है। तो मैं आपको बताऊं कि चूंकि संयुक्त अमेरिका अपने आप को एक सामुद्रिक शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता था तो उस समय तक तो एरोप्लेन का युग नहीं आया था, तो जिसके पास जितनी सामुद्रिक शक्ति थी वो बहुत ताकतवर माना जाता था। इधर अब जापान की हालत देखिए, जापान में क्या सिचुएशन है। जापान की हालत यह है कि अगर यूरोप से बाहर, क्योंकि अब सामंतवाद कहां रहा, सामंतवाद कहां नहीं रहा, यह तो अपने आप में विवाद का मुद्दा है, लेकिन अगर यूरोप से बाहर कहीं सामंतवाद रहा है तो वो जापान में माना जाता है कि जापान में सामंतवाद रहा है। तो वैसी स्थिति में जापान में एक्चुअली हुआ क्या था कि यहां पर सामंतवादी पद्धति कायम थी, सामंतवादी पद्धति कायम थी। ओके, और सामंतवाद में राजा की स्थिति शक्तिशाली होती है, राजा की स्थिति कमजोर होती है। शक्तिशाली ए, कमजोर बी, मेरा कोड है। राजा की स्थिति शक्तिशाली होती है, राजा की स्थिति कमजोर होती है। शक्तिशाली ए, कमजोर बी। आप लोग अपना अपना तुरंत मिस्टर अंकुर को खबर कीजिए ताकि मुझे खबर मिले कि आप लोग शक्तिशाली ए और कमजोर बी, आप लोग ए में हो या बी में हो। जल्दी टाइप करिए। बी कमजोर होती है, आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हो। तो अब यहां जो किंग है जापान का, वो एक तरह से कमजोर हो चुका है, लेकिन उसके बारे में प्रचलित है कि किंग टोक्यो में है भी नहीं, उसको सामंतों ने एक तरह से उसको क्योटो में बैठा रखा है और किंग की कमजोर स्थिति है, लेकिन उसका बड़ा ही गौरवपूर्ण, मतलब उसका एक कह सकते हो ग्लोरीफाइड साइफर है। ग्लोरीफाइड साइफर का मतलब हुआ कि उसको पूरा ही गौरवपूर्ण ढंग से दर्शाया जा रहा है, लेकिन वह है एक कमजोर शासक। उसका टोक्यो राजधानी है और राजधानी में भी नहीं बल्कि क्योटो में निर्वासित जीवन जी रहा है। और सामंतों में प्रचलित है कि वह एक पवित्र आत्मा है, उसे शांति से रहने दो, उसे अनडिस्टर्ब छोड़ दो। मतलब कुछ ना कुछ भाव यह है कि भाई किंग को साइडलाइन किया हुआ है। और इधर जो सामंत है, तो सामंतवाद में तो आप जानते हो हायरार्की होता है, दर्जा होता है। तो सबसे जो उच्च सामंत थे वह उच्च सामंत शोगुन कहलाते थे, मैं यहां पर लिख रहा हूं। और उनके नीचे जो सामंत होते थे उनको डेमियो कहा जाता था, डेमियो। और डेमियो से जो नीचे होते थे उसको समुराई कहा जाता था। तो सामंतों का 3 स्तर था, शोगुन, डेमियो और समुराई। तो सत्ता जो सरकार थी वो शोगुन के हाथ में थी, लेकिन शोगुन एक नहीं था, वो बड़े, जैसे आप देखते हो ना यूरोप में ड्यूक या लॉर्ड जो सबसे बड़े सामंत होता था, लॉर्ड भी तो अनेक होते थे, तो शोगुन भी अनेक हैं। तो शोगुन में एक खास परिवार के हाथ में शासन होता था। तो उस समय क्या था कि संयोग से शोगुन का एक खास परिवार था, उसका नाम था तोकुगावा। तो तोकुगावा के शोगुन के हाथ में सत्ता थी। ये मैंने मैटर में नहीं दिया है क्योंकि डायरेक्ट औद्योगिक क्रांति से नहीं जुड़ता है। तो मेरी कहानी आप लोग सुन लीजिए और इसी कहानी को आपके वीडियो पर तो रहेगा ही, कभी सुनने की इच्छा होगी तो सुन लेना, क्योंकि इसका डायरेक्ट औद्योगिकरण में इसका यूज नहीं है, इसलिए मैंने इसको नहीं दिया है। तो तोकुगावा परिवार का शोगुन है, उसका कब्जा है और किंग एक तरह से निर्वासित जीवन क्योटो में जी रहा है। अब इस जापान का यही सिचुएशन। अब लौटिए कमोडोर पेरी पर। कमोडोर पेरी एक तरह से हथियार बंद जहाजों के साथ वह बढ़ा और बढ़ते हुए जब जापान के पास पहुंचा, तो एक बात मैं और भी बता दूं, जापान में सामंतों का शासन है, उसमें अभी तत्काल शोगुन जो शेष सामंत है उसमें तोकुगावा परिवार के शोगुन का शासन है। और इस सामंतवादी व्यवस्था में जापान ने शेष दुनिया से अपने को काट रखा है। शेष दुनिया से काट रखा है का मतलब है किसी विदेशी जहाज को जापान के बंदरगाह पर लंगर डालने का अधिकार नहीं था। अब कमोडोर पेरी जब जापान का साइट देखा तो उसको लगा कि भाई बहुत अच्छा है, जापान को अपना बेस बनाना चाहिए।
लेकिन जापान में तो किसी विदेशी जहाज को लंगर डालने की अनुमति है नहीं। तो एक तरह से कमोडोर पेरी ने जापान की सरकार को एक तरह से फरमान भेजा कि देखिए, हमें ईंधन की आवश्यकता है और हम आपके बंदरगाह पर लंगर डाल रहे, आप हमारे ईंधन का प्रबंध करिए। तो कमोडोर पेरी का जो यहां जेस्चर था, जो व्यवहार था, वो निश्चय ही वहां पर आपत्तिजनक था। तो शोगुन उसमें अस्वीकार कर देता इस प्रस्ताव को, लेकिन शोगुन इस डर से नहीं कर पाया, यानी तोकुगावा परिवार का शोगुन, कि उसको डर हुआ कि भाई फुल्ली हथियार बंद जहाज है, कहीं हम पर हमला न कर दे। तो उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया और उसे अपने बंदरगाह पर लंगर डालने की अनुमति दे दी और ईंधन भी दे दिया जहाजों को। यह घटना है कब की, मैं बताता हूं, 1853 की है। 1853 की है और ये जबरन कमोडोर पेरी ने जापान की सरकार से ईंधन प्राप्त कर लिया, लेकिन वह यह कहता हुआ निकला कि अगले वर्ष हम फिर आएंगे, और अगले वर्ष वह फुल्ली प्रिपेयर्ड होके आया जापान की कमोडोर पेरी, और जापान की सरकार पर दबाव डाला कि आप अपना बाजार खोलिए। और 1854 में, 1853 में तो पहली बार आया, सेकेंड टाइम जो 1854 में आया, तो उसने जापान की सरकार पर कानागावा की संधि थोप दी। उसने जापान की सरकार पर कानागावा की संधि थोप दी। मैंने कानागावा की संधि में क्या हुआ कि जापान की सरकार को अपना बाजार खोल देना है अमेरिकी वस्तुओं के लिए, अमेरिकी जहाजों के लिए अपना बंदरगाह खोल देना है। तो जिसी समय संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान से यह रियायत प्राप्त की, तो अन्य यूरोपीय देशों में भी रियायत प्राप्त करने की होड़ लग गई। वो सभी भी रियायत प्राप्त करने के लिए आपस में संघर्ष करने लगे और तीव्रता से आगे बढ़ने लगे। और फिर देखते देखते यूरोपीय शक्तियों ने, मतलब पश्चिमी शक्तियों ने जापान पर वर्चस्व स्थापित कर लिया। जापान की सरकार से विदेशी वस्तुओं पर चुंगी लगाने का अधिकार भी छीन लिया, और अब जापान की सरकार बिना विदेशी कंपनियों की अनुमति के चुंगी नहीं लगा सकते थे। इतना ही नहीं, वो इनके अंदर क्षेत्रातीत अधिकार भी प्राप्त कर लिए। अब आप कहेंगे कि ये क्षेत्रातीत अधिकार क्या होता है? तो क्षेत्रातीत अधिकार का मतलब है कि जिस देश में वो क्षेत्रातीत अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, उस देश में उस देश के नागरिक उस क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं बिना उस विदेशी शक्ति की अनुमति के। तो बताइए, जापान तो एक तरह से गुलाम बन गया। अब मैं स्टूडेंट्स, जब मैं आगे आपको थोड़ा चाइना के बारे में, चीन के बारे में बताऊंगा, तो बताऊंगा कि चीन की तो दुर्दशा और भी ज्यादा हो गई थी, क्योंकि मैं आपको अफीम युद्ध बताऊंगा, प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध, और कैसे विदेशी शक्तियों ने चाइना पर कब्जा कर लिया और सामूहिक रूप से वो चीन को लूटने लगे और नारा देने लगे, चीनी खरबूजे को काटो। तो जो हश्र चीन का हुआ, वही हश्र इन्होंने जापान की करने की कोशिश की, जापान के साथ ही वही व्यवहार करने का प्रयत्न किया। लेकिन जापान अब चीन के रास्ते जाने के लिए तैयार नहीं था। जापान चीन की दशा को प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि जापान में तो सामंतवाद था। तो मैं एक बात आपको बताऊं कि सामंतवादी मानसिकता तो थी, और सामंतवादी मानसिकता तो लड़ाकू होती है। तो जापान में तुरंत इस बात की प्रतिक्रिया होने लगी शोषण के विरुद्ध, और फिर इस शोषण के विरुद्ध जब प्रतिक्रिया होने लगी, तो अब हुआ कि चीन में सुधार लाया जाएगा, जापान में सुधार लाया जाएगा, जापान को बदला जाएगा, जापान को पावरफुल बनाया जाएगा। तो आपको मेरे मैटर में एक नाम मिला होगा, जिसको अगर आप लोगों ने गौर किया होगा, मेजी। आप लोगों को नाम मिला होगा मेजी पुनर्स्थापना। मेजी पुनर्स्थापना, मेजी पुनर्स्थापना। और मेजी पुनर्स्थापना की तिथि मिलेगी 1868।
अब ये मेजी पुनर्स्थापना नाम से घबराना नहीं, मैं 1 मिनट में समझा देता हूं। देखो, जापान में जो शासक का काल होता था, आज भी होता है। आज भी जापान में एक शासक है, हालांकि प्रधानमंत्री पावरफुल है, बट किंग इज स्टिल हियर इन जापान। तो हालांकि अब तो संविधान बदल चुका पहले से, लेकिन फिर भी। तो 1868 में क्या हुआ कि वो जो शासक था, जो क्योटो में जो किंग निर्वासित जीवन जी रहा था, उसको 1868 में लाकर और फिर टोक्यो की गद्दी पर स्थापित कर दिया गया। मतलब उसको निर्वासित जीवन समाप्त करके उसको फिर कुछ पावर देके और टोक्यो की गद्दी पर स्थापित कर दिया गया। तो इसको जापान के इतिहास में कहा जाता है मेजी पुनर्स्थापना। क्यों? क्योंकि देखो, जापान में जितने भी शासक होते थे उनके नाम पर एक युग का नाम होता था। तो संयोग से जिस समय उस समय जो शासक था तो उसके काल का नाम था मेजी काल, उस शासक के नाम पर। तो मेजी काल चूंकि नाम था, तो उसी के आधार पर जो शासक को फिर उस गद्दी पर पुनर्स्थापना की गई, तो उसका नाम दे दिया गया मेजी पुनर्स्थापना। तो मेजी पुनर्स्थापना ऊपरी स्तर पर आप देखोगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि यह एक राजनीतिक आंदोलन था, लेकिन नहीं, यह राजनीतिक आंदोलन ही नहीं था, ये संवैधानिक आंदोलन भी था, आर्थिक आंदोलन भी था और सामाजिक आंदोलन भी था। क्योंकि एक तरफ जब मेजी को गद्दी पर बैठाया गया तो फिर तय किया गया कि जापान का थॉरोली आधुनिकीकरण किया जाएगा, एक नया संविधान अपनाया गया, एक नई विधि व्यवस्था लाई गई जापान में, और जापान में सैनिक सुधार किए गए, जापान में आर्थिक सुधार किए गए, जापान में उद्योगों के विकास के लिए पृष्ठभूमि तैयार की गई। मतलब कुल मिलाकर यह माना गया कि यह मेजी पुनर्स्थापना का मतलब है जापान का आधुनिकीकरण। और आपको आश्चर्य होगा कि इसमें कोई मध्य वर्ग ने नहीं किया। मध्य वर्ग तो समझते ही हो, अब आप लोग काफी समझने लगे हो चीजों को। तो इसमें कोई मध्य वर्ग ने पहल नहीं की। वो जो पुराने सामंत और कुलीन थे जापान में, जिसको एक्स डेमियो या तो डेमियो लोग जो सामंत थे, उन्होंने ही पहल की और उन्होंने ही सारे सुधार के लिए पहल की। तो ये जो हो रहा था ये कहीं ना कहीं कुलीन और सामंतों के अधीन ही हो रहा था। लेकिन तो मतलब ये जो तय किया गया कि जापान का आधुनिकीकरण किया जाएगा, ताकि वो आधुनिकीकरण स्वतंत्र नहीं है। आधुनिकीकरण का उद्देश्य है जापान को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना, ताकि जापान पश्चिमी देशों को चुनौती दे सके। जापान को शक्तिशाली बनाना ताकि वो पाश्चात्य साम्राज्यवादियों को चुनौती दे सके। और इसका मतलब है माय स्टूडेंट्स, जिसको तुम जापान का आधुनिकीकरण कहते हो, सॉरी जापान का औद्योगिकरण कहते हो, वो जापान का औद्योगिकरण उस आधुनिकीकरण का हिस्सा है। जापान का औद्योगिकरण उस आधुनिकीकरण का हिस्सा है जिसका उद्देश्य है जापान को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना, ताकि वह पाश्चात्य शक्तियों को चुनौती दे सके। इसलिए जापान का औद्योगिकरण स्वतंत्र नहीं है, एक व्यापक उद्देश्य से प्रेरित है। तो अब हम औद्योगिकरण की विशेषता बताएंगे, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि में इतनी बातें समझाना मैंने आवश्यक समझा। तो आप लोग थोड़ा सा हमें अब ये बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए कि आप लोग समझ गए या कहीं कोई कठिनाई है। मिस्टर अंकुर, मेरे स्टूडेंट से पूछो। और क्या? अब चलिए, अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं और फिर पहले हम कुछ औद्योगिकरण पर आपने देखा होगा उसकी चर्चा कर देते हैं।
जापान का औद्योगिकरण। जापान के औद्योगिकरण में पहले मैंने बताया कि जापान ने औद्योगिकरण का एक पृथक मॉडल तैयार किया। इसका कारण था औद्योगिकरण के मध्य जापान के द्वारा पृथक चुनौतियों का सामना किया जाना। वहां पर इसने एक पृथक चुनौती का सामना किया था। चुनौतियां क्या थी? जापान पश्चिमी साम्राज्यवाद का शिकार था। इसने चुंगी लगाकर अपने उद्योगों को संरक्षण देने का अधिकार भी खो दिया था। अतः चुनौती यह थी कि अपने नव स्थापित उद्योगों का संरक्षण किस प्रकार किया जाए। देखिए, संरक्षण प्रणाली में आपको बता चुका हूं कि कोई भी अगर नया देश औद्योगिकरण में जाता है तो पहले उसको जो पहले से जो औद्योगिकरण में आगे बढ़ चुके होते हैं तो उनके उत्पादों से अपने उद्योगों को बचाना पड़ता है, क्योंकि जो पहले औद्योगिकरण में चले गए होते हैं उनका उत्पाद तो सस्ता है और इनका उत्पाद महंगा है। तो अगर ये अपने उद्योगों को संरक्षण नहीं देंगे, संरक्षण कैसे दिया जाता है कल बताया कि जैसे अगर उनका उत्पाद 20% सस्ता है तो हम उस पर 40% चुंगी लगा देंगे तो हमारा उत्पाद 20% उनसे ज्यादा सस्ता हो जाएगा। तो ये विधि आपने देखा था कल संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनाई थी, यही विधि जर्मनी ने अपनाई थी अपने उद्योगों को बचाने के लिए औद्योगिकरण की दिशा में आगे बढ़े। अफसोस जापान को यह स्वतंत्रता नहीं थी, क्योंकि वहां पर चुंगी लगाने का अधिकार भी विदेशी शक्तियों ने छीन रखा था। तो जापान के सामने एक ही विकल्प था कि हम इतनी तेजी से तकनीकी विकास करें कि हमारा उद्योग इतनी तेजी से आगे बढ़े कि फिर भी बिना संरक्षण दिए हुए ही पश्चिमी उत्पादों का मुकाबला कर सके। तो ये इनका एक उद्देश्य था। दूसरा, ये चुनौती थी, मतलब चुनौती ये थी, जापान में बैंकरों का एक समूह था जिसके पास निवेश के लिए रकम थी, परंतु वह उद्योगों के बजाय भूमि के क्षेत्र में निवेश करने में रुचि ले रहा था, क्योंकि भूमि में निवेश करना उसे सस्ता दिख रहा था। देखिए, जापान में बैंकर्स थे जो बैंकिंग से जुड़े हुए थे, लेकिन बैंकर्स की रुचि औद्योगिकरण में उद्योगों में नहीं थी। उनको लगता था कि हम अगर भूमि की खरीद बिक्री में या भूमि में पैसा लगाते तो उसमें रिटर्न उनको ज्यादा लगता था। उद्योगों में लगता था कि आज पूंजी लगाएंगे, 10 वर्षों के बाद उत्पादन होगा तो हमारा पैसा फंस जाएगा। तो वहां पर उनको महसूस करते थे कि हमारा पैसा फंस जाएगा, तो इसीलिए उनको औद्योगिकरण की तरफ विशेष ध्यान नहीं था। फिर तीसरा मैंने दिया कि औद्योगिकरण के क्षेत्र में जापान की रणनीति क्या थी। अब रणनीति इनका देखिए, इनकी क्या रणनीति है। तो 1868 की मेजी पुनर्स्थापना के पश्चात जापान ने अपनी प्रशासनिक संरचना, विधि व्यवस्था, सरकार के स्वरूप में यथासंभव संशोधन लाया, जिसे जापान के आधुनिकीकरण को बल मिले। वही जो मेजी पुनर्स्थापना और आधुनिकीकरण मैंने आपको बताया। जापान ने औद्योगिकरण के अमेरिकी मॉडल के एक महत्वपूर्ण पहलू प्राथमिक शिक्षा के विकास की ओर ध्यान दिया। जैसे आपने देखा संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्राथमिक शिक्षा को बढ़ाया था औद्योगिकरण में, आपने देखा जर्मनी ने भी लाया था और जापान ने भी कोशिश की। लेकिन यहां पर एक बात और भी आपको बताई गई है कि प्राथमिक शिक्षा के विकास की रणनीति को अपनाया, परंतु उस मॉडल के विपरीत सस्ते श्रम की स्थिति को देखते हुए उसने सूती वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग जैसे उपभोक्ता संबंधी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया था। लेकिन आपको यह भी बताया जा रहा है कि देखिए कि औद्योगिकरण में अमेरिकी मॉडल की महत्वपूर्ण पहली प्राथमिक शिक्षा के विकास की रणनीति को तो अपनाया, परंतु उस मॉडल के विपरीत सस्ते श्रम की स्थिति को देखते हुए उसने सूती वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग जैसे उपभोक्ता संबंधी उद्योगों को भी जैसे प्राथमिक शिक्षा को अपनाया। और साथ ही देखा जापान में कि भाई अमेरिका में तो श्रम महंगा था तो उनको तकनीकी पर ज्यादा बल दिया। इनको था कि भाई हमारे श्रम सस्ता है तो उसका फायदा उठाएं, और सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, इसमें क्योंकि ये सब जो होते हैं वो लेबर इंटेंसिव होते हैं। दो तरह के उद्योग होते हैं, एक होता है कैपिटल इंटेंसिव, इसमें बेहतर तकनीकी और बेहतर कैपिटल चाहिए, और दूसरा होता है लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव में फायदा है कि अगर आपका लेबर चीप है तो आप दूसरे की वस्तुओं को बीट कर दोगे। तो इसने तेजी से वही सस्ते श्रम का फायदा उठाते हुए रेशमी वस्त्र उद्योग और उपभोक्ता संबंधी उद्योग की स्थापना पर बल दिया। फिर जापान ने यातायात और संचार व्यवस्था के विकास के क्रम में रेलवे और फिर मोटर वाहन उद्योग आदि पर भी बल दिया था। रेलवे और मोटर वाहन,
और चूंकि जापान को आरंभ में चुंगी के माध्यम से अपने उद्योगों को संरक्षण देने की स्वतंत्रता नहीं थी 1911 से पहले, बदले उसने उद्योगों को सब्सिडी देकर उसकी क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। अब देखो, अब चुंगी से आप अपने उद्योगों को नहीं बचा सकते। जैसे मैं उदाहरण बताता हूं, जैसे आपके उत्पादक हैं, जब वो बाजार में माल लेकर आते हैं तो पता चलता है कि ब्रिटेन का जो प्रोडक्ट है वो सस्ता मिल रहा है, तो आपके उत्पादक के प्रोडक्ट नहीं बिक रहे और ब्रिटिश प्रोडक्ट 20% सस्ता मिल रहा, तो लोग उसके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। ओके, तो आप एक उपाय है कि ब्रिटेन की वस्तु पर चुंगी लगा दोगे 40%, तो ब्रिटेन की वस्तु में 20% महंगा हो जाएगा। ये स्वतंत्रता जापान को नहीं थी। तो एक रास्ता तो था, मेंटली अलर्ट हो जाओ, क्या रास्ता होगा? अगर हमारी सरकार हमारे उत्पादकों को सब्सिडी मतलब उनको सब्सिडी दे दे पैसा, कि भाई ठीक है आप इतना पैसा रखो, आप अपने प्रोडक्ट को सस्ते दाम पर बेचो। तो अगर सरकार उनके उत्पादन खर्च में को वहन कर ले, उसमें कुछ लागत में कुछ हिस्सा दे दे सब्सिडी के रूप में, तब तो अपने प्रोडक्ट को सस्ते बेच सकते हैं। तब आप बिना किसी बाहरी वस्तु पर चुंगी लगाए हुए भी अपने उत्पाद को बढ़ा सकते हो। तो जापान की सरकार इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि हमें वो जरूरत तो है नहीं, तो ऐसा करते हैं कि हम सब्सिडी ही दे देते हैं। अगर सब्सिडी दे देंगे तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो ये इसका कहना था। अब देखिए, अब विशेषताएं जापान के औद्योगिकरण की क्या थी? मुख्य रूप से विशेषताएं आप समझ लीजिए, बाकी तो चीज वैसे ही। देखिए, विशेषताएं ये हुई कि जैसे जापान में जो बैंकर्स, उनके पास पैसे तो हैं परंतु उद्योगों में लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो जब वे उद्योगों में लगाने के लिए तैयार नहीं, तो उपाय क्या है? उपाय यह है कि अब सरकार ने एक काम किया। सरकार ने अपनी पहल पर, पहला तो है कि सरकार की भूमिका, मतलब सरकार के द्वारा उद्योग स्थापित, मतलब सरकार ने पहल करके उद्योग स्थापना में सरकार स्वयं आगे आई और सरकार ने स्वयं अपने प्रयास से उद्योग स्थापित किए। वहां तक तो ठीक है, लेकिन सरकार ने स्वयं उद्योग चलाए नहीं। जैसे रूस में आपने देखा कि सरकार औद्योगिकरण में निवेश की तो उद्योग चला भी रही थी, इसने उद्योग चलाए नहीं। इन्होंने क्या किया कि उन उद्योगों को निजी पूंजीपतियों के हाथों सब्सिडाइज रेट में बेच दिया। सब्सिडाइज रेट का मतलब है कुछ कम मूल्य पर इसने निजी पूंजीपतियों को उद्योग चलाने के लिए बेच दिया। तो एक बात तो यह हुई कि जब निजी पूंजीपतियों के हाथों सब्सिडाइज रेट में बेच दिया, तो इसका मतलब है कि कुछ सामरिक महत्व के उद्योगों को अपने पास रखा, बाकी को बेच दिया। तो अब ये पूंजी, जो निजी पूंजीपति कौन है जो सरकार के उद्योग को खरीद रहे हैं, जिनके पास पैसे होंगे, वो कोई और नहीं थे बल्कि जापान के बैंकर थे। तो जापान के बैंकरों ने इन उद्योगों को खरीद लिया। अब देखिए, मतलब ये कि जापान के औद्योगिकरण ने किसी स्वतंत्र पूंजीपति वर्ग को जन्म नहीं दिया। जापान के औद्योगिकरण ने किसी स्वतंत्र पूंजीपति वर्ग को जन्म नहीं दिया, बल्कि जो जापान में चले आ रहे बैंकर थे, वो बैंकरों का एक भाग ही पूंजीपति के रूप में ढल गए। जापान में जो बैंकर था, वो बैंकर का एक भाग ही पूंजीपति के रूप में ढल गए, कोई नया वर्ग नहीं आया। तो ये तो एक इसका पहलू है। अब इसका देखो दूसरा पहलू क्या है, आपको मेरे मैटर में लिखा हुआ है जो आपको मिल जाएगा। इस पूरी घटना का एक दूसरा पहलू यह हुआ कि देखो, जैसे आप जब पूंजीवाद कहते हो तो एक होता है औद्योगिक पूंजी और दूसरा होता है वित्तीय पूंजी।
वित्तीय पूंजी। तो जो औद्योगिक पूंजी होती है वो उद्योगपतियों या पूंजीपतियों के पास होती है, और जो वित्तीय पूंजी होती है वो बैंकरों के पास होती है। तो नॉर्मली क्या हुआ कि जब यूरोप में और जहां कहीं भी औद्योगिकरण शुरू हुआ तो औद्योगिकरण के आरंभ में जो औद्योगिक पूंजी है और वित्तीय पूंजी है, उन दोनों पूंजियों में विभेद रहा। औद्योगिक पूंजी अलग रही और वित्तीय पूंजी अलग रही। शुरू की बात बता रहा कि जहां भी औद्योगिकरण शुरू हुआ वहां औद्योगिक पूंजी और वित्तीय पूंजी के बीच फासला रहा। लेकिन ब्रिटेन के औद्योगिकरण की विडंबना ये, जापान के औद्योगिकरण की विडंबना यह है कि चूंकि बैंकरों ने ही उद्योग को खरीद लिया था, तो शुरू में ही औद्योगिक पूंजी और बैंकिंग पूंजी के बीच एक गठबंधन हो गया। और जब औद्योगिक पूंजी और बैंकिंग पूंजी के बीच गठबंधन होता है तो उसको कहते हैं एकाधिकारवादी पूंजीवाद। एकाधिकारवादी पूंजीवाद, अंग्रेजी में उसको कहते हैं मोनोपोली कैपिटलिज्म। एकाधिकारवादी पूंजीवाद का इंग्लिश में होता है मोनोपोली कैपिटलिज्म। तो क्या हुआ कि मोनोपोली कैपिटलिज्म जापान में आ गया। अब देखिए, ऐसा नहीं कि बाकी देशों में मोनोपोली कैपिटलिज्म नहीं आया, लेकिन मैंने क्या कहा कि आगे चलकर हर जगह औद्योगिक पूंजी और वित्तीय पूंजी के बीच समीकरण बन जाता है, हर जगह, केवल यही जापान अपवाद नहीं। लेकिन हां, जापान में एक बात यह हुई कि बहुत आरंभ में ही वो एकाधिकारवादी पूंजीवाद आ गया। पूंजीवाद आते ही एकाधिकारवादी बन गया, क्योंकि बैंकिंग पूंजी और औद्योगिक पूंजी एक हो गए। आप अगर इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जैसे हमारे यहां पहले बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, इसीलिए कि कुछ बैंक जो है वो कहीं ना कहीं एक सोशल दायित्व को भी पूरा करे। फिर जब प्राइवेटाइजेशन की बात हुई तो प्राइवेट सेक्टर के लिए बैंक खोला गया। तो फिर बात हुई कि कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बैंक को खोला गया, और इस दिशा में कुछ प्रगति भी हुई थी। पीछे कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उसने भी इस दिशा में कुछ काम किया था, ये गवर्नमेंट भी कुछ काम कर रही है। तो आप देखोगे न्यूज़पेपर में हमेशा ये आर्टिकल्स आते रहते हैं कि क्या कॉर्पोरेट सेक्टर का मतलब औद्योगिक क्षेत्र जो है, जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं इंडिया के, उनको बैंकिंग का कंट्रोल देना ठीक है, क्योंकि जब बैंकिंग और दोनों का कंट्रोल हो जाएगा तो और मोनोपोली कैपिटलिज्म हो जाएगा। इधर आपने देखा कि अदानी वाला विवाद वैसे ही शुरू हो गया, और जब अगर एक पूंजीपति के पास पता चला कि अंबानी और अदानी के पास भारत के चुने हुए बैंक भी हैं, तब तो और भी एकाधिकारवादी पूंजीवाद की बात हो जाएगी। तो जापान में ये एकाधिकारवादी पूंजीवाद आ गई बहुत आरंभ में। वैसे तो बैंकर्स के बहुत सारे परिवार थे, लेकिन एक बैंकर का परिवार था, उसको कहते थे ज़ायासु परिवार। ये सबसे बड़ा परिवार था, मैंने सबसे बड़ा बैंकर था ज़ायासु परिवार। और वो ज़ायासु परिवार के पास 34% कुल बैंकिंग कैपिटल का 34% अकेला ज़ायासु परिवार के पास था। इसमें 4 परिवार शामिल थे, जिसमें यशुदा, सुमिटोमी, मित्सुई और मित्सुबिशी अब आप देखते हैं कंपनी भी है, इंडस्ट्री। तो ये 4 मिलकर ज़ायासु परिवार कहलाते थे। इनके पास 34% बैंकिंग पूंजी की थी, उन्होंने उद्योगों पर भी कब्जा कर लिया। तो हो गया एकाधिकारवादी पूंजीवाद। तो आपके मन में एक सवाल खड़ा होगा कि एकाधिकारवादी पूंजीवाद से होता क्या है? होता है, देखो मैं बताता हूं। एकाधिकारवादी पूंजीवाद या जो मोनोपोली कैपिटलिज्म होता है, उसका सबसे बड़ी हानि होती है कि वो सरकार पर ही प्रभाव कायम कर लेती है और सरकारी नीति को दिशा देने लगती है, सरकारी नीति को प्रभावित करने लगती है। मतलब एक तरह से उसका मोनोपोली हो जाता है उस कंट्री में। तो इस तरह से जो जापानीज पूंजीपति थे, चूंकि जापान तो एक छोटा सा कंट्री था, उसका घरेलू मार्केट भी सीमित था और औद्योगिकरण में जापान काफी आगे बढ़ चुका था। तो अब जापान के पूंजीपति थे, वो जापान की सरकार पर निरंतर दबाव डाल रहे थे कि आप हमें नए नए बाजार की ओर ले चलिए, वी नीड अ मार्केट, हमें मार्केट दीजिए, मार्केट खोज कर लाइए। तो अब जापान की सरकार, जैसे जापान का जो औद्योगिकरण है, वो जापान का औद्योगिकरण की विशेषता यह है कि जापान का औद्योगिकरण नेचुरली, जो जापान का औद्योगिकरण है वह सैन्यवाद की ओर चला गया।
जापान का औद्योगिकरण सैन्यवाद की ओर चला गया, मिलिट्रिज्म की तरफ चला गया। चाहे उद्योगपतियों को मार्केट चाहिए था और मोनोपोली उनका था, सरकार पर दबाव डाला। तो अब जापान ने अपना विस्तार शुरू किया प्रशांत क्षेत्र में पश्चिमी शक्तियों के समानांतर, और जापान खुद बन गई। एक तो पश्चिमी शक्तियों को तो उसने पीछे हटाया ही, जापान पर जितना उनका अधिकार था सबको समाप्त किया, तो ये तो अच्छा काम किया। लेकिन फिर वो साथ साथ बुरा काम भी करना शुरू कर दिया, वो अन्य क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिया। और वो भी जैसे पश्चिमी शक्तियां प्रशांत क्षेत्र में अपना साम्राज्यवादी प्रसार कर रहे थे, तो जापान भी अपना साम्राज्यवादी प्रसार कर रहा था समानांतर, उनके समानांतर। और उसने जापान ने चीन से ताइवान छीना, फिर कोरिया को छीन लिया, कोरिया पर कब्जा कर लिया, मंचूरिया पर कब्जा किया। उससे जापान आगे बढ़ते हुए मंचूरिया संकट आया था 1931 में, और जापान को पश्चिमी शक्तियां कहने लगे येलो डेंजर, पीला खतरा। और मैं आपको बताऊं कि जब 1905 में जापान ने रूस जैसे जायंट कंट्री को पराजित किया, जो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में आपको बताया है, तो पूरी एशिया में खुशी की लहर दौड़ गई। मतलब देखो, विडंबना यह है कि जब एशिया में कोई बड़ा पावर इमर्ज करता है तो एशियाई देश बड़े उत्साह से उसको स्वीकार करते हैं, परंतु एशियाई देशों को ही सताने लगता है। पहले जापान ने वही किया था, अब चीन वही कर रहा है। तो जापान ने तो खैर बहुत ज्यादा सता दिया था। हालांकि जब 1905 में उसने रूस को पराजित किया था तो पूरे एशिया में एशिया का स्वाभिमान जगा, क्या हम भी कुछ हैं, हम यूरोपियों को भी हरा सकते हैं। और उस समय जवाहरलाल नेहरू अपने हैरो स्कूल जा रहे थे, लंदन, क्लास 12th में थे। तो इतने एक्साइटेड हुए कि अपने एक फ्रेंड को उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा, 3 cheers फॉर जापानीज जनरल। जापानीज जो नौसैनिक अधिकारी था जिसने रूस की समुद्र जहाजी बेड़ों को पराजित किया था, उसको उन्होंने 3 cheers कहा, मतलब उसको धन्य हो, मतलब जय हो। तो अब सवाल ये उठता है, बल्कि इतना कि डॉक्टर सन्यास सेन चाइना के नेता थे, वो वहां कुमिंगतांग पार्टी था, उसके नेता डॉक्टर सन्यास सेन चीन के थे। वो आ रहे थे साउथ अफ्रीका से, तो बंदरगाह पर थे। तो चाइनीज और जापानी, एक्चुअली हुआ क्या कि यूरोपीय, अफ्रीकन, दूसरे कॉन्टिनेंट के लोग तो चाइनीज और जापानी के भी बहुत अंतर नहीं कर पाते थे, चेहरा वगैरह भी कुछ मिलता था। तो डॉक्टर सन्यास सेन को ही कह दिया कि बधाई हो, मतलब कंग्रेचुलेशंस, यू हैव डिफीटेड अ जायंट कंट्री रशिया। तो वो चाइना से थे, वो जापानीज नहीं थे, लेकिन वो भी मुस्कुराकर उस अभिवादन को स्वीकार किया। उनको भी गर्व हो रहा था। उन्होंने क्लियर नहीं किया कि भाई मैं चाइनीज नहीं हूं, मैं जापानीज नहीं हूं, मैं चाइनीज हूं, और उन्होंने भी बधाइयां ले ली। तो इस तरह से पूरे एशिया में उत्साह की लहर दौड़ी। लेकिन फिर जापान जब आक्रामक होता गया तो एशियाई देशों को ही सताना शुरू किया। बाद में जर्मनी, और मैं बताऊंगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जर्मनी और जापान के खेमे में चला गया, और संयुक्त अमेरिका से उसकी दुश्मनी बढ़ती गई। उसमें बहुत सारा एक लंबी कहानी है। और अंत में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो जर्मनी के साइड से प्रवेश कर गया और अमेरिकी नौसैनिक अड्डा पर्ल हार्बर पर अटैक किया। और फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो प्रवेश कर गया। तो उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो उसका बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हथियार गिरे। आप समझ सकते हो कि उसने एशियाई देशों को तब तक इतना सता दिया था कि जिस समय उस पर परमाणु हमला हुआ, उस समय कोई एशियन नेता उसके लिए सहानुभूति के शब्द नहीं बोले, सिवा एक नेता के, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने जापानियों के पक्ष में अपनी सहानुभूति दिखाई, अदरवाइज नो वन। तो खैर चलिए, अब मैं यहीं पर रोकता हूं, और यहां तक पहले आप हमें बताइए कि जापान के औद्योगिकरण की जो विशेषता है, जो मैंने आपको समझाया है, वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। Yes or no? Mr. Ankur inform. Please my students be fast. Yes. Okay? Right. Good. तो अब ये तो हो गया। अब चलते हैं, एक क्वेश्चन है इसमें जो 2013 में, जब 2013 में आपका सिलेबस चेंज हुआ था,
और सबसे पहले जापान में औद्योगिकरण का व्यापक विस्तार हुआ था। वहीं जापान के पूंजीवाद पर एकाधिकारवाद का प्रभाव के रूप में कहते हैं। और जापान समुराई संस्कृति, जो समुराई संस्कृति है उसका मतलब है सामंती संस्कृति। जापान में सामंतवाद सीधा सैन्यवाद में तब्दील हो गया। तो साथ ही जापान समुराई संस्कृति से प्रेरित था। इन सबका मिला जुला प्रभाव था जापान में सैन्यवाद का उद्भव। इस सभी का मिला जुला प्रभाव था, जिसने पहले एशिया प्रशांत क्षेत्र में जापान को एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में स्थापित किया और फिर उसे द्वितीय विश्व युद्ध में उलझा दिया। अब देखो, थोड़ा सा इसको भी दिखाना है। देखो, औद्योगिक क्रांति में 4 की परिकल्पना की गई, बस शॉर्ट में आपको दिया गया। आगे भी चर्चा में आपको दूंगा एक मैटर में। प्रथम औद्योगिक क्रांति जो ब्रिटेन से शुरू होकर पश्चिमी यूरोप में पहले फैला था, वो 1760 से 1840 तक। उसमें उसका आधार क्या है, तो वाष्प चालित इंजन था, जो कोयला का उपयोग होता था। सूती वस्त्र था, ऊनी वस्त्र उद्योग था, और लौह उद्योग और पश्चिमी यूरोप तक ही सीमित था। ये लौह उद्योग, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, यही सब उपभोक्ता संबंधी उद्योग था। अब प्रभाव क्या हुआ, तो मुक्त अर्थव्यवस्था की नीति और बाजार की खोज, मतलब बाजार की खोज शुरू हुई और मुक्त अर्थव्यवस्था की नीति पर ब्रिटेन ने बल दिया। द्वितीय औद्योगिकरण 1860 ऑनवर्ड्स 1914 तक, ये इसको मान लीजिए मोटे तौर पर विद्युत शक्ति, बिजली का आविष्कार हो चुका था, तो विद्युत शक्ति आ गई। पेट्रोलियम तथा अंतर्दहन इंजन, आप लोग जानते होंगे इंटरनल कंबस्टन इंजन और स्टीम इंजन में अंतर है। स्टीम इंजन कोयले पर चलता है और जो इंटरनल कंबस्टन इंजन है वो हाइड्रोकार्बन या पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर चलता है। तो जब 1911 में पहला जहाज बना था जो इंटरनल कंबस्टन इंजन पर था, तो उसके बाद फिर पेट्रोलियम और हाइड्रोकार्बन का इंपॉर्टेंस पूरी दुनिया में बढ़ गया था। तो इंटरनल कंबस्टन इंजन आया और फिर उसके बाद ऑटोमोबाइल उद्योग, ऑटोमोबाइल मतलब मोटर का विकास हुआ, क्योंकि बिना अंतर्दहन इंजन के स्टीम इंजन से मोटर नहीं चल सकता। तो जब अंतर्दहन इंजन आया, मतलब इंटरनल कंबस्टन इंजन, तब फिर ऑटोमोबाइल उद्योग आया और टेलीग्राफ का विकास हुआ। जब विद्युत का विकास हुआ तो टेलीग्राफ यानी सूचना प्रेषित करने का विद्युत के माध्यम से, और वायुयान यानी एरोप्लेन का विकास हुआ। आगे मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप तथा एशिया में, जापान में प्रसार हुआ है द्वितीय औद्योगिकरण का। और तीसरा, इसका प्रभाव है साम्राज्यवाद का प्रसार तथा अफ्रीका का विभाजन। ये आगे देखोगे, मैं बताऊंगा आपको। ब्रिटेन तथा जर्मनी के बीच प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध, ये सब प्रभाव है द्वितीय औद्योगिकरण का, ये आगे मिलेगा आपको। तृतीय औद्योगिकरण की परिकल्पना 1990 के दशक में, मतलब हाल में की गई, और रिफिन नामक विद्वान ने तृतीय औद्योगिकरण की अवधारणा दी है। इसका आधार सूचना प्रौद्योगिकी है, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आप लोग जानते हो विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब एनर्जी। तो ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को माना जाता है। भारत पिछली 2 औद्योगिक क्रांति से वंचित रह गया था, किंतु वह तृतीय औद्योगिक क्रांति से जुड़ गया। मतलब भारत पिछले 2 औद्योगिक क्रांति से वंचित रह गया था, परंतु तृतीय औद्योगिक क्रांति से भारत जुड़ गया। प्रभाव क्या है, तो तृतीय औद्योगिक क्रांति ने 1990 के दशक में पूर्वी यूरोप की समाजवादी सरकारों और 2011 में अरब देशों में तानाशाही सरकारों को हिला दिया। अभी आपको समझाने का फायदा नहीं मिलेगा, अभी आप बर्दाश्त कर लीजिए, आगे मैं इसको समझाऊंगा। जैसे पूर्वी यूरोप के देशों में जो परिवर्तन हुआ उसकी मैं क्या चर्चा करूं, अभी आपको पता नहीं है, लेकिन आगे पता चलेगा। और जिसको अरब बसंत कहते हैं, जो 2011 में हुआ, वो तृतीय औद्योगिक क्रांति की देन थी। आगे हम आपको बताएंगे, अभी फिलहाल आप इसको इग्नोर कर जाइए। चतुर्थ औद्योगिक क्रांति, अब हाल में चतुर्थ औद्योगिक क्रांति की परिकल्पना की गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आपके लोगों के सामने चल रहा है, इसका चश्मदीद गवाह आप लोग ही हो। रोबोटिक्स तकनीकी, जीनोम तकनीकी, नैनो तकनीकी आदि से इसे जुड़ा जाता है चौथी औद्योगिक क्रांति। इसका परिणाम अभी आना बाकी है। अच्छा परिणाम कितना होगा, अच्छा भी परिणाम होगा और बुरा परिणाम भी होगा, वो भी देखेंगे। वो आपकी पीढ़ी उसका मूल्यांकन करेगी। तो आगे हम लोग इसको देखेंगे, मिलेगा, कोई ऐसी बात नहीं। अब विलंब से होने वाली जापानी औद्योगिक क्रांति में कुछ ऐसे कारक भी थे जो पश्चिमी देशों के अनुभव से बिल्कुल भिन्न थे। विश्लेषण कीजिए। अब ये प्रश्न आपसे पूछा है 2013 में। थोड़ा सा एक पॉइंट बढ़ा दो तो हल्का।
जैसे विलंब से होने वाली जापानी औद्योगिक क्रांति में कुछ ऐसे कारक भी थे जो पश्चिमी देशों के अनुभव से बिल्कुल भिन्न थे। अब जापान का अनुभव कैसे भिन्न है, ये यूपीएससी 2013 उसी वर्ष आपका पाठ्यक्रम परिवर्तित हुआ था और ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। ये मैंने उत्तर दिया है कि जापान के औद्योगिकरण का अध्ययन बहुत ही दिलचस्प तथ्य रहा है, क्योंकि जापान प्रथम गैर यूरोपीय देश रहा था, प्रथम गैर यूरोपीय देश जिसने औद्योगिकरण तथा साम्राज्यवाद के मोर्चे पर पश्चिमी शक्तियों के समक्ष बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। किंतु चूंकि जापान की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियां पश्चिमी देशों की परिस्थितियों से भिन्न थी, इस कारण से जापान ने औद्योगिकरण के लिए एक पृथक मार्ग ग्रहण किया। यही वजह है कि जापान के औद्योगिकरण का स्वरूप पश्चिमी औद्योगिकरण से भिन्न रहा। वस्तुतः जापान का औद्योगिकरण उस आधुनिकीकरण कार्यक्रम का हिस्सा था जो मेजी पुनर्स्थापना के साथ आरंभ हुआ था, आप जानते ही हो, जिसका उद्देश्य रहा था पश्चिमी साम्राज्यवाद की चुनौती को स्वीकार करना। फिर जापान को औद्योगिकरण के लिए पूंजीगत और भारी उद्योगों की स्थापना आवश्यक थी। राज्य के द्वारा पहले इस क्षेत्र में निजी पूंजी को आकर्षित किया गया, किंतु जब निजी निवेशकों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई तो फिर सरकार के द्वारा स्वयं बड़ी एवं भारी उद्योगों की स्थापना की गई तथा फिर इन उद्योगों में केवल सामरिक महत्व के उद्योगों को छोड़कर अन्य उद्योगों को सब्सिडी देकर निजी पूंजीपतियों के हाथों बेच दिया गया। इसके निम्नलिखित परिणाम सामने आए। प्रथम, जापान के औद्योगिकरण ने किसी नए वर्ग को जन्म नहीं दिया, अपितु बैंकरों का एक वर्ग ही उद्योगों को खरीदकर उद्योगपतियों के रूप में ढल गए। दूसरी जापान के आरंभ में ही पूंजीवाद एकाधिकारवाद के चरण में पहुंच गया। उसी प्रकार जापान का आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकरण कार्यक्रम मध्य वर्ग के अंतर्गत नहीं अपितु सामंतों के एक वर्ग के अंतर्गत क्रियान्वित किया गया। इसके अतिरिक्त चूंकि जापान का घरेलू बाजार छोटा था, इसलिए जापान के उद्योगों को आरंभ से ही बाह्य बाजार पर निर्भरता रही। उपयुक्त सभी कारकों ने जापान में सैन्यवादी एवं साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दिया। इसका दूरगामी परिणाम था पर्ल हार्बर पर जापानी आक्रमण तथा द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की भागीदारी। अंततः इसकी परिणति हिरोशिमा और नागासाकी में हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि जापान का औद्योगिकरण फूड फॉर थॉट हो ही जाएगा आपसे, कोई बड़ी चीज नहीं है। औद्योगिक क्रांति की जड़ पिछली 3-4 शताब्दियों में यूरोप में होने वाले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तनों में कैसे निहित था, ये तो पहले ही मैं आपको डायग्राम से ही बता चुका हूं, समझा चुका हूं। यही चीज यहां है, नई नहीं। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति किस प्रकार दूसरों के औद्योगिकरण के मार्ग में बाधा उत्पन्न की, तो ये तो मैंने आपको बताया ही है कि जब एक देश में औद्योगिक क्रांति होती है तो दूसरे देश में भी औद्योगिकरण हो जाता है। वही ब्रिटेन में हुआ कि यहां जब औद्योगिक क्रांति हुई ब्रिटेन में, तो अन्य देशों में, पड़ोसी देशों में इसने विऔद्योगिकरण, उद्योगों के विनाश को प्रोत्साहन दिया। और तीसरा, जर्मनी, रूस और जापान जैसे देशों ने औद्योगिकरण का अपना अलग रास्ता कैसे बनाया। इस पर तो मैं क्वेश्चन भी आपको देने जा रहा हूं। उत्सव का रास्ता तो आप जानते ही हैं। वर्तमान में भारत में आर्थिक नीति के सामाजिक प्रभाव के साथ ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के सामाजिक प्रभाव की तुलना कैसे की जा सकती है। मतलब वर्तमान में भारत में आर्थिक नीति के सामाजिक प्रभाव के साथ ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति, जो आपको लास्ट में मैंने लिखाया है कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई तो गांवों से लोग नगर की तरफ पलायन किए, जहां पर उनको बड़ा कष्ट में रहना पड़ा। भारत में भी तो आप देखते हो कि भारत में क्या है कि जो आर्थिक नीति है उसमें हमारा सर्विस सेक्टर डेवलप कर रहा है, जो जॉबलेस ग्रोथ है। तो हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो रोजगार मिलता ही नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। और गांव में क्या होता है कि चूंकि आपको WTO के द्वारा जो नई कृषि नीति आरंभ की गई, उसमें इंसेक्टिसाइड महंगा हो गया, केमिकल फर्टिलाइजर महंगा हो गया, बीज महंगा हो गया, तो किसानों की लागत बढ़ गई और मुनाफा कम हो गया। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ही प्रतिस्पर्धा होती है तो मुनाफा कम हो गया। तो किसान अपनी खेती से मतलब असंतुष्ट इसलिए हुए कि कृषि लाभदायक नहीं रह गया। तो वहां से बहुत सारे किसान पलायन करके नगरों में जाते हैं और नगरों में उनका कंडीशन वैसा ही हो जाता है जैसे ब्रिटेन के लेबर्स का है, क्योंकि बड़ा ही अस्वास्थ्यकर स्थिति में बड़ी तंग जगह पर रहना पड़ता है, बहुत कम तनख्वाह पर और बहुत लंबे समय तक काम करना पड़ता है। तो ये आपका वो पहलू हुआ जो मैं आपको बताना चाहता था। और अब जापान के औद्योगिकरण के अपने मॉडल के साथ किस प्रकार प्रयोग किया और एशियाई महाद्वीप पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो जापान का औद्योगिकरण ये आप आगे देखोगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, ये किस प्रकार का प्रयोग किया और एशियाई महाद्वीप पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो एशियाई महाद्वीप को जो लूटा है, खसोटा है, वो आगे आपको मिलेगा, तो इसलिए यहां उसका उत्तर नहीं मिल पाएगा। अब तक जितना पढ़ाया है आगे मिल जाएगा आपको। तो यही आपका फूड फॉर थॉट है, इसमें कोई नई चीज नहीं।
अब ये टॉपिक तो हो गया, एक क्वेश्चन मैं डाल देता हूं और तरीका बता देता हूं, आप उसको आराम से लिख देना। मैंने क्या कहा कि प्रेसी राइटिंग अगर लाइफ में किया होगा कभी, तो बड़ा को छोटा कैसे करते हैं, छोटा को बड़ा कैसे करते हैं, ये बहुत नेचुरल होता है। तो बड़ा नेचुरल तरीके से आप उसको कर सकते हैं। हाँ। ब्रिटेन से बाहर औद्योगिकरण ने जर्मनी, रूस एवं जापान के औद्योगिकरण का अनुभव ब्रिटिश औद्योगिकरण के अनुभव से पृथक था। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। और ब्रैकेट में यहां पर 200 शब्द। जर्मनी, रूस एवं जापान के औद्योगिकरण का अनुभव ब्रिटिश औद्योगिकरण के अनुभव से पृथक था। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए 200 शब्द, सॉरी 250, 250 वर्ड्स, 250 वर्ड्स। देखो, इसमें थोड़ा थोड़ा सबका फीचर्स लिख डालना, लेकिन ब्रिटेन के बारे में भी लिखना कि ब्रिटिश औद्योगिकरण का जो अनुभव है निजी पूंजी पर आधारित था, उपभोक्ता संबंधी उद्योगों पर आधारित था। मतलब इसमें निजी पूंजीपतियों ने बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई। यह अनियोजित था, इसमें कोई सुनियोजित योजना नहीं थी। लेकिन जब एक देश में औद्योगिकरण होता है तो दूसरे देश में भी औद्योगिकरण को जन्म देता है। तो अन्य देशों ने जो औद्योगिकरण को मॉडल को अपनाया वो ब्रिटेन से पीछे चल रहे थे और बाद में अपनाया तो उन्होंने अपने अपने तरीके से औद्योगिकरण को बढ़ाया। तो जर्मनी में फ्रेडरिक लिस्ट का मॉडल दे दोगे थोड़ा सा, और रूस में गेर्सिन क्रॉन मॉडल बता दोगे, और जापान ने कैसे मतलब सरकार ने उद्योगों को निजी पूंजीपतियों के हाथों बेच दिया और एकाधिकारवादी पूंजीवाद आया, तो उन सब के बारे में। अब पहले अंकुर पूछो, लोग ट्राई करेंगे? आप लोग ट्राई करोगे, इसको हो जाएगा? कॉन्फिडेंस है? जल्दी, बी फास्ट। जूही गेर्सिन क्रॉन मॉडल कुछ, जूही गेर्सिन क्रॉन मॉडल मैंने जूही बताया था ना आपको, कितना बढ़िया से समझाया था। गेर्सिन क्रॉन मॉडल आप मैटर में भी लिखा हुआ है, मैं जब आपको पढ़ाता हूं तो आप जैसे कोई चीज अगर आपको ऐसा मिस होता है, तो इसलिए मैंने स्टडीज अध्ययन सामग्री में उसी मतलब पैटर्न पर देता हूं। आप लोग के मैंने फ्रेश बनवा के और आगे बढ़ाता हूं अध्ययन सामग्री, और एक तरह से मेरा ही खुद का बनाया हुआ है जो मैं उसी तरीके से हूं जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूं। तो उसमें आपको मैंने पहले अध्ययन सामग्री पेज भेजता हूं और फिर क्लास लेता हूं। जैसे आज आप लोगों को मिल गया होगा समाजवाद और मार्क्सवाद, आप लोगों ने डाउनलोड किया है नहीं किया है? मैंने जैसे कल के वायदे के अनुसार 12 आज 12 बजे मैंने भिजवा दिया था और उसके साथ मैंने मैसेज भी भिजवा दिया था। तो प्लीज आप लोग एश्योर करिए कि आप लोग को मिल गया था या नहीं। मिल गया था? तो आप लोगों ने कुछ पढ़ा है या नहीं? थोड़ा सा पढ़ा है? थोड़ा सा आप एश्योर करिए कि क्या आप लोगों ने थोड़ा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है।
पढ़ा है कुछ नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा है, कल पढ़ के आना है। कल किसी का नहीं पढ़ा है नहीं चलेगा। अब देखो, मैं इतना इसलिए मैं एडवांस में भेजता हूं कि एक बार थोड़ा सा देखना। गेर्सन क्रॉन मॉडल क्या है बताता हूं। देखो, जो ही आपका क्वेश्चन बता रहा हूं, गेर्सन क्रॉन मॉडल में, गेर्सन क्रॉन मॉडल ये कहता है कि जो औद्योगिकरण में, जैसे जो औद्योगिकरण में बाद में आता है, मतलब जो औद्योगिकरण की दिशा में बाद में कदम रखता है, उसके लिए आवश्यक नहीं है कि वह पहले जो औद्योगिक देश है, जो फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है, उसके मेथड को फॉलो करे। उसके मेथड को फॉलो करेगा तो वो फेल कर जाएगा। उसको अपना रास्ता स्वयं तैयार करना है, अपना रास्ता स्वयं बनाना है। फिर गेर्सन क्रॉन यह भी कहता है कि जो औद्योगिकरण में बाद में आता है, तो उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए सरकार को सक्रिय कदम उठाना चाहिए और सरकार को औद्योगिकरण के लिए सक्रिय प्रयास करना चाहिए। और जब सरकार एक बार औद्योगिकरण को आरंभ कर देगा, फिर सरकार पीछे हट जाएगी और औद्योगिकरण खुद चलता रहेगा। सरकार को एक मेजर बूस्टर का काम उस औद्योगिकरण में करना है, तभी औद्योगिकरण आगे बढ़ेगा। जो ही समझ गए हो गया, यही है गेर्सन क्रॉन मॉडल। अब देखो, आज तो क्लास ही लेट हो गया था और टाइम भी हो गया है। समाजवाद मार्क्सवाद का टॉपिक है, समाजवाद क्या है। और अब आज स्टार्ट करना बेमानी है, फायदा नहीं है। 9:21 तो अभी ही हो गया, तो आज मैं यही स्थगित करता हूं। आप लोग पूरे समाजवाद पहले पढ़ लेना, आरंभिक समाजवादी चिंतक पढ़ लेना और लुई ब्लांक तक, और फिर आरंभिक समाजवादियों का योगदान और सीमाएं भी पढ़ लेना, और कार्ल मार्क्स का भी थोड़ा सा पढ़ लेना। थोड़ा सा मैं कार्ल मार्क्स का भी ये पहलू बताऊंगा और देखते हैं कल कितना हो जाता है। उपयुक्त डायग्राम निर्देशित करता है, यहां तक तो आप लोग पढ़ लेना, यहां तक पढ़ लेना आप। कार्ल मार्क्स का क्लास इन इंग्लैंड, यहां तक आप पढ़ लेना। बस 2 पार्ट में बांट के करेंगे हम लोग, कल और परसों। हमने कल परसों तो है ही नहीं, फिर मंडे, तो कल इतना लेंगे। ठीक है, आज मैं ही रुकता हूं माय स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट। आई विल सी यू टुमारो। कल आते हैं।